तो डाउन सिंड्रोम होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या इसमें ऐसा होता है कि सच में माँ बाप की ही कोई गलती है? तो सब लोगों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, विच इज 23 पेयर्स। बट डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है वाले बच्चों में कि एक क्रोमोसोम जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें 2 कॉपीज की जगह 3 होती है। तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल से सब प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि हम एक बार टेस्टिंग करा ले कि कहीं हमारा बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला तो नहीं है, तो वो कौन सा टेस्ट होगा? तो स्क्रीनिंग का सबसे पहला पार्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर NT-NB स्कैन हमें पता करना होता है। दूसरी चीज होती है NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट होता है, उससे भी हमें रिस्क के बारे में पता लग जाता है। फिर कुछ टेस्ट होते हैं डबल मार्कर्स, ट्रिपल मार्कर्स, क्वाड्रपल मार्कर्स, वो टेस्ट से भी हमें डाउन सिंड्रोम के और बाकी जेनेटिक कंडीशंस के भी रिस्क के बारे में पता लगता है। होलिस्टिकली ये सोचें कि हाँ, डाउन सिंड्रोम मेरे किस किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो वो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। पहला तो ब्रेन का डेवलपमेंट, दूसरा है अगर हम अप टू डाउन ही देखें तो थायराइड इश्यूज करा सकते हैं, हेयरिंग इश्यूज करा सकते हैं, विजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हार्ट डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, ठीक है, दिल में छेद जिसको कहते हैं आम भाषा में, होल इन द हार्ट, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकते हैं। गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो डाउन सिंड्रोम में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर, ऐसा है क्या कि जो लोग लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं लाइक 35 के बाद, या IVF वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसी धारणा है लोगों में कि शायद उनमें डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? हाँ जी, तो मैटरनल एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मेरे जो जीन्स का सेपरेशन है और जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस और शिशु के गर्भ में बढ़ने का जो पूरा प्रोसेस है, जीन्स फॉर्म होने का जो प्रोसेस है, एज के साथ साथ वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। अच्छा। तो एज के साथ साथ डिफेक्ट्स आने जो जीन्स में है वो 100% होते हैं। इसका कि पहला बच्चा अगर हमारा ऐसा है कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है, तो क्या चांसेस है कि दूसरा बच्चा भी वैसे ही होगा? तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी ये रिस्क होता है? तो अगर फर्स्ट बेबी हमारा डाउन सिंड्रोम नहीं है कंपेयर टू कि फर्स्ट बेबी डाउन सिंड्रोम है, तो नेक्स्ट बेबी के लिए डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है उस केस में। बहुत सारे बच्चे जो बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं, एक्स्ट्रा स्पेशल होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। इसी में कंडीशन होती है डाउन सिंड्रोम, जो कि एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जो कई बार बच्चों में देखी जाती है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि डेवलप हो सकती है बच्चों में, जिसके बारे में आज के समय में जानना समझना बेहद ज़रूरी है। इसे लेकर के सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा टैबू है, बहुत सारे लोग उन बच्चों को सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार पेरेंट्स भी इस गिल्ट में रहते हैं कि हमारा ही बच्चा ऐसा क्यों है। तो ऐसे में डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं वो ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसे सिम्टम्स हम अर्ली पहचान सकते हैं सो दैट उनको इस प्रॉब्लम से हम डिटेक्ट कर सकें? इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं आज के समय में जिससे उन बच्चों को हम एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार कर सके। इसके अलावा पेरेंट्स जो हैं वो क्या जान सकते हैं कि किन मिस्टेक्स की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों में डेवलप हो सकती है। साथ ही क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, इसके बारे में अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर रजत ग्रोवर, जो कि पीडियाट्रिशियन है Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी मेघा, एंड दिस इज आल्सो अगेन अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो आई होप कि जो भी हम बातचीत करेंगे उससे बहुत पेरेंट्स और बच्चों का फायदा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ये एक तरह का जेनेटिक कंडीशन है, तो डाउन सिंड्रोम होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या इसमें ऐसा होता है कि सच में माँ बाप की ही कोई गलती है? देखो, गलती तो नहीं होती माँ बाप की, बट ये प्रॉब्लम जो जेनेटिक है तो वो इसको ट्राइसोमी 21 भी हम कहते हैं। Okay. तो सब लोगों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, विच इज 23 पेयर्स। बट डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है वाले बच्चों में कि एक क्रोमोसोम जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें 2 कॉपीज की जगह 3 होती है। तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल से सब प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका सबसे कॉमन रीजन है जिसको हमारी भाषा में नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो जब एग और स्पर्म अटैच होते हैं, वो अटैच होने के बाद मल्टीप्लाई होना होता है, तो उनका जो जेनेटिक और न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी मल्टीप्लाई होता है। उसकी मल्टीप्लिकेशन के दौरान एक स्टेप आती है जिसमें सेपरेट होना होता है। अच्छा। वो सेपरेशन के स्टेप में सेपरेशन नहीं हुई तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल यहीं पर रह गया, तो इसलिए ट्राइसोमी 21 वाले क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। उस वजह से सारे स्पेक्ट्रम के जो हमारे सिम्टम्स हैं, जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को अभिभावकों ने भी आप लोगों ने भी सबने देखे होंगे, वो सारे हम प्रेजेंट करते हैं। तो पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है,
बट आजकल इतना ज्यादा अवेयरेंस है, सब गायनेक्स को भी पता है, और प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स हैं उस दौरान बहुत सारे टेस्ट बहुत सारे कंडीशंस के लिए किए जाते हैं। उनमें से एक टेस्ट डाउन सिंड्रोम के लिए भी किया जाता है। ओके। तो वो वैसे है, तो हमें पता तभी लग जाता है, पहले ही पता लग जाता है। तो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि हम एक बार टेस्टिंग करा ले कि हाँ जी। कहीं हमारा बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला तो नहीं है, तो वो कौन सा टेस्ट होगा? तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपसे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं। तो स्टार्टिंग में एक NT-NB स्कैन होता है नेजल बोन के बारे में। तो उस स्कैन से तो स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग होती है कि पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क ज्यादा है या नहीं है, तभी मैं कंफर्मेटरी टेस्ट कराऊंगा। Okay. तो स्क्रीनिंग का सबसे पहला पार्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर NT-NB स्कैन हमें पता करना होता है। दूसरी चीज होती है NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट होता है, उससे भी हमें रिस्क के बारे में पता लग जाता है। फिर कुछ टेस्ट होते हैं डबल मार्कर्स, ट्रिपल मार्कर्स, क्वाड्रुपल मार्कर्स, वो टेस्ट से भी हमें डाउन सिंड्रोम के और बाकी जेनेटिक कंडीशंस के भी रिस्क के बारे में पता लगता है। तो अगर ये तीनों चारों चीजों में मुझे दिख रहा है कि ये जो प्रेगनेंसी है हाई रिस्क फॉर डाउन्स है, तो फिर आपके गायनेक आपको सजेस्ट करेंगे कि 2 टाइप के इन्वेजिव टेस्ट, इन्वेजिव मतलब कि नीडल डलती है, हमारा जो फ्लूइड है उसका टेस्ट किया जाता है डायरेक्टली, जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल का जांच होता है। हमारी भाषा में वो टेस्ट के नाम है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस। तो उससे डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल की जांच हो जाती है। वो जेनेटिक मटेरियल से हमें पता लग जाता है कि एक्स्ट्रा है मटेरियल इसके अंदर, तो डाउन सिंड्रोम है 100% या नहीं। तो ये जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, ये बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे कैसे अलग होते हैं, कैसे उनके जो फीचर्स प्रेजेंट करते हैं? तो अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो उसी टाइम से हमें कुछ कुछ सिम्टम्स और लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर मान लो मेरी प्रेगनेंसी जो हमारे मदर की थी वो अच्छे से मॉनिटर नहीं हुई, या अल्ट्रासाउंड उन्होंने नहीं करवाया, या फॉलोअप ही नहीं कराया, तो अगर वैसा शिशु मेरे पास है जो कि डाउन सिंड्रोम का मेरे ब्रेन में कि अलार्म बजे की ये रिस्क है, तो पहले तो फ्लैट हमारे फीचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, जिनको मोंगोलाइट फीचर्स भी कहते हैं। जो आईज हैं वो अप स्लैंटिंग होती है, कि जैसे अगर ऐसे मेरी आईज रहनी चाहिए वो ऐसे दिखेंगी थोड़ी सी। अच्छा। कि ईयर के लेवल से थोड़ी अबव जो मेरा आउटर एंगल, तो ऐसे अपवर्ड स्लैंटिंग आईज होती हैं। जो टोन है, मसल टोन, जो नॉर्मल नवजात शिशु है उसकी मसल की जो टोन है या नॉर्मल पोजीशन है वो फोल्डेड रहती है, ऐसे टाइट, पैर भी और हाथ भी। जो डाउन सिंड्रोम का रिस्क वाला बेबी, या मुझे जिसमें शक होगा कि डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, वो बेबी ऐसे ढीला रहता है, हाइपोटोनिया कहते हैं इसको, कि मसल टोन कम है उनको, क्योंकि यहाँ की मसल टोन है कम है, मेरे इवन फेरिंग्स और थ्रोट की मसल टोन कम है, तो स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। तो फीडिंग डिफिकल्टीज आती है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो हम रियलाइज करते हैं कि जिस टाइम पर जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन आने थे वो माइलस्टोन्स नहीं है। जैसे कि गर्दन संभालना 2.5 से 3 महीने पे, इंडिपेंडेंटली बैठना 6 महीने पे, सपोर्ट के साथ खड़ा होना, चलना 1 साल के बाद, ठीक है। ये सारी चीजें अगर बच्चा टाइम से नहीं कर रहा है तो एक और अलार्म बेल बजेगा। ठीक है। उससे पहले भी अगर हम होलिस्टिकली ये सोचें कि हाँ डाउन सिंड्रोम मेरे किस किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो वो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। पहला तो ब्रेन का डेवलपमेंट, जिसको अब एक नया शब्द है जो हम यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ID। तो वो ID करा सकता है कि बेबी डेवलपमेंटली बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे रहेंगे, पहला। दूसरा है, अगर हम अप टू डाउन ही देखें तो थायराइड इश्यूज करा सकते हैं, हेयरिंग इश्यूज करा सकते हैं, विजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हार्ट डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, ठीक है, दिल में छेद जिसको कहते हैं आम भाषा में, होल इन द हार्ट, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकते हैं, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो डाउन सिंड्रोम में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट किसी एक बच्चे को जरूरी नहीं है कि सारे ही सिम्टम्स हो। किसी को हो सकता है हार्ट डिजीज ना हो, किसी को हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उस लेवल की ना हो कि बच्चा बाकी लोगों से बिहेव नहीं कर पाए। बट डाउन सिंड्रोम के जो बेबीज होते हैं वो ऑन एन एवरेज एज अ रूल यूजुअली हैप्पी गो लकी ही होते हैं। वो इंटरेक्ट करते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, उनका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा रहता है। हाँ. तो वो इंटरेक्शन उनको हेल्प करता है टू स्टे रेलिवेंट इन द सोसाइटी ऑल्सो एंड ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑल्सो। तो वो घुल मिल जाते हैं। बट हाँ, वो डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, वो वाली चीजें थोड़ा सा लैग बिहाइंड करती है कंपेयर टू अदर बेबीज। ओके। अच्छा, इसमें ना एक और कंडीशन है, दैट इज ऑटिज्म। तो कई बार लोग ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ये ऑटिज्म तो नहीं है या कहीं ये डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। तो आप बता दीजिए कि दोनों के बीच में एक अंडरलाइन डिफरेंस क्या है, कि ऑटिज्म कैसे अलग होता है, डाउन सिंड्रोम कैसे अलग होता है? तो बेसिक डिफरेंस तो हमारे पैथोलॉजी में ही है कि ऑटिज्म है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें 100 चीजें लगती हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने में। जीन्स इज वन ऑफ देम, एनवायरनमेंट इज अनदर,
स्क्रीन्स एनवायरनमेंट का पार्ट ही है स्क्रीन्स, तो दैट इज अनदर। डाउन सिंड्रोम एक फिक्स्ड डिजीज है जो मेरे 21st क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से हो रहा है। ठीक है। एक फिक्स पैटर्न है, मेरे ये बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। मैं अगर एक बेबी को डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि जीन का ही डिफेक्ट है, तो उसको रिवर्ट नहीं कर सकता। बेबी को हेल्प करा सकता हूँ, स्पीच थेरेपी करा सकता हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकता हूँ, अर्ली इंटरवेंशन कर सकता हूँ कि बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए, बट पूरा रिवर्ट नहीं हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस कैन बी completely go in a direction wherein we feel that the baby had nothing or the kid had nothing. ठीक है, वैसा डाउन्स के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक पैथोलॉजिकल डिजीज है और ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। ओके। अच्छा डॉक्टर, ऐसा है क्या कि जो लोग लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं लाइक 35 के बाद, या IVF वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसी धारणा है लोगों में कि शायद उनमें डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? हाँ जी, तो मटर्नल एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मेरे जो जीन्स का सेपरेशन है और जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस और शिशु के गर्भ में बढ़ने का जो पूरा प्रोसेस है, जीन्स फॉर्म होने का जो प्रोसेस है, एज के साथ साथ वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। अच्छा। तो एज के साथ साथ डिफेक्ट्स आने जो जीन्स में हैं वो 100% होते हैं, बट उसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। हमारा जो लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है, हम लोग वी आर प्लानिंग किड्स लेटर, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। बट सिर्फ मैं ये कहूँ कि हाँ अबव 35 इयर्स ऑफ एज वालों में ही ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस डाउन सिंड्रोम के यंग एडल्ट्स में भी होते हैं, तो वो 30 पे भी हो सकता है। तो हमेशा स्क्रीनिंग करनी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये ना सोचे कि मेरी एज 28 है तो मेरे को ये सब स्क्रीनिंग तो करानी नहीं है, गायनेक्स तो बेफालतू में करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी साथ में। तो इट इज बेटर कि हम लोग वो करा के उसको साइड कर दें, उस डाउट को ही हटा दें, और अगर वो आ रहा है पॉजिटिव तो उसके लिए जो इंटरवेंशन करना है वो इंटरवेंशन कर ले टाइम से। डाउन सिंड्रोम अगर है तो ये कभी क्योर हो सकता है या ये भी एक लाइफ लॉन्ग मैनेजेबल कंडीशन है? हाँ नहीं, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, क्योंकि जीन्स का प्रॉब्लम है। जीन्स हम बदल नहीं सकते, किसी तरीके से नहीं बदल सकते हैं। हाँ, उन बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो स्पीच के लिए हेल्प कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें सिखा सकते हैं कि हाँ चलो एटलीस्ट इतना करके बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वैसे बट उनका जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का लेवल है वो तो रहेगा ही। अब वो वेदर इट इज टू मच और टू लेस, दैट विल वेरी विद एवरी केस। तो वैसे अगर जैसे जिन बच्चों मतलब माँ बाप ने प्रेगनेंसी प्लान की है, अल्ट्रासाउंड कराया, उनको पता चल गया कि हाँ उनके बच्चे शायद डाउन सिंड्रोम वाले हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद वो स्टार्टिंग से ही किन चीजों का मतलब चीजों के ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ अगर हमारा बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट हम उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रेडी कर सकें? पहला तो है कि हम लोग क्लोज फॉलोअप रखें। कुछ एक सेट ऑफ टेस्ट हैं, जैसे थायराइड मैंने बोला, थायराइड का टेस्ट तो हर नवजात शिशु का होता है, तो हमारे अगर बेबी डाउन सिंड्रोम के हैं तो उनका भी होगा। एक एको करना है कंफर्म करने के लिए कि हार्ट डिफेक्ट, हार्ट डिजीज ज्यादा बड़ा है या नहीं। हेयरिंग टेस्ट वैसे भी सब बच्चों का होता है तो इनका करना भी जरूरी है। उसके साथ साथ एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की, जैसे बच्चा 1.5 महीने 3 महीने का होता है तो बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या गेम्स खिलाने हैं, क्या बातें करनी है, क्या फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं, कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें करेंगे। और वो थायराइड वाला टेस्ट और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का टेस्ट और एको सिर्फ बर्थ पर नहीं, हर स्पेसिफिक टाइम लिमिट पे, कि कोई टेस्ट 6 मंथ्स पे रिपीट करना होता है, 1 ईयर पे करना होता है, कोई 3 साल में करना होता है, तो वो टेस्ट हम रिपीट करते रहेंगे। बेबी का डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फॉलो करते रहेंगे और हमारा जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो उसी हिसाब से केटर कर देते हैं। अच्छा। कि जहाँ बच्चे की डेवलपमेंट जारी है उसके हिसाब से अगर पॉजिटिव की तरफ है तो और पॉजिटिव की तरफ जाए, अगर थोड़ा सा हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं तो हम क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं। अगर स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी करेंगे, बच्चे को मूवमेंट में प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपी कराएंगे, सिटिंग में इशू है फिजियोथेरेपी कराएंगे। सो उस तरीके से फिर हम लोग नेविगेट कर सकते हैं इसको। डॉक्टर, इसमें ना एक सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स के लिए ये हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम अगर बच्चे को है तो किसी न किसी को हर टाइम उनके साथ रहना होता है। हाँ, अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। खास करके मैंने लड़कियों में इस चीज को लेकर के ज्यादा सुना है कि जैसे एक समय के बाद उनके पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है, कई बार वो चीजें वो खुद से नहीं कर पाती हैं, तो बहुत मेसी हो जाता है, पेरेंट्स भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन से डील करने के लिए आप कुछ टिप्स या एडवाइस देंगे? क्योंकि कई बार जो केयर गिवर्स होते हैं ना वो भी बर्न आउट जाते हैं कि एक तो कई बार लेट मैरिजेस होते हैं तो लेट प्रेगनेंसी भी प्लान होती है, उसमें भी उनके दिमाग में एक रहता है कि इतनी लेट भी हुई, फिर बच्चा हुआ तो उसको ये कंडीशन हो गई है, अब इसी के साथ हमको लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स या एडवाइस उनको बूस्ट करने के लिए? तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि देखो,
शॉक होना विद दिस काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस जो हमें पता है कि लाइफ लॉन्ग रहेगी और हमारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, फिजिकली वो लेगी, तो शॉक 100% होगा. दैट इज नॉर्मल, दैट इज नेचुरल. तो मैं भी पेरेंट्स को यही बताता हूँ कि यू फीलिंग शॉक्ड अबाउट दिस इज परफेक्टली नेचुरल, परफेक्टली फाइन, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, टेक सम टाइम. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है गिल्ट कि हमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते. वो भी फेज से हमें निकलना है. उसके बाद आएगा कि डिनाइल, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, या बार्गेनिंग होगी कि भगवान को मेरे से ही क्या दुश्मनी थी कि ऐसा सब क्या हुआ. तो हम लोग जितनी जल्दी ये फेजेस ऑफ ग्रीफ से निकल के एक्सेप्टेंस पे आएंगे तभी हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं. बिल्कुल. और इसमें सिर्फ पीडियाट्रिशियन नहीं, सिर्फ फैमिली नहीं, पूरा एक्सटेंडेड की कम्युनिटी भी इवन कि आपको दिख रहा है कि बंदा परेशान है, आपको पता लगा है कि अच्छा ये डायग्नोसिस है, थोड़ा एम्पैथाइज करो, थोड़ी हिम्मत बांधो, थोड़ा बताओ कि अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग हैं सब साथ में. एग्जाम्पल्स दो. इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के जो बड़े होके जिन्होंने इंडिपेंडेंट लाइफ जिए. आपने अभी मूवी आई सितारे ज़मीन पे, उसमें आप देखो कितने हैप्पी गो लकी हैं वो लोग. वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे आर परफॉर्मिंग इन अ बॉलीवुड मूवी, है ना, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो सपोर्ट ग्रुप्स के साथ कनेक्ट कराने हैं. जैसे अगर मेरे पास इफ आई नो 10 पेरेंट्स जो रेयर कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज को, गेट देम कनेक्टेड, है ना, मेक अ ग्रुप. फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाओगे या अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स पे जाओगे, वहां और बच्चों से मिलोगे और पेरेंट्स से मिलोगे, हर चीज सीखने को मिलेगी. एफर्ट देखो लगेगा, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट इमोशनल भी बहुत लगेगी, बर्नआउट्स होंगे भी. तो हमें वी हैव टू बैलेंस आउट दीज थिंग्स. ठीक है, हमें ये समझना है कि हम इतना कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं, उसका एक बैलेंस बनाना है. नेक्स्ट बैलेंस बनाना है कि मेरा मेंटल पीस भी इम्पोर्टेंट है. तो अगर मैं काम नहीं रहूंगा, वाइफ काम नहीं रहेंगे, फैमिली मेंबर्स काम नहीं रहेंगे, तो बहुत मुश्किल है ना. एंड वी कीप फॉलोइंग इट अप टाइमली विद असेसमेंट्स, विद द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, विद द फिजियोथेरेपिस्ट, विद द स्पीच थेरेपिस्ट, ताकि हमें प्रोग्रेस दिखे तो वो इंसेंटिवाइज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि मुझे दिखेगा कि बच्चा देखो बेहतर कर रहा है, चलो ठीक है, बाकी बच्चों जितना नहीं है, एक्सपेक्टेशंस हम लेवल डाउन कर लें, बट हमारे जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं वो हमने सेट करे और अचीव कर लिए, तो वो ही हमें पॉजिटिविटी देके पुश करते रहते हैं. तो क्या मतलब जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाना, कॉलेज जाना या नॉर्मल लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं? हाँ, बहुत थोड़ा स्पेक्ट्रम है इसमें भी, थोड़ा वेरिएशन होता है कि हर बच्चे की स्टोरी और जर्नी अलग है. बट अगर हम अर्ली इंटरवीन करें तो अगर 100% नॉर्मल स्कूल में नहीं, क्योंकि बुलिंग के चांसेस हैं. देखो ग्रोइंग बच्चे और टीन्स को तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब बच्चों में सेम लेवल ऑफ एम्पैथी होगी. तो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि शायद हम नॉर्मल स्कूल में ना जा पाए, बट स्कूल्स एंड एजुकेशन विच इज देयर फॉर स्पेशल किड्स, उससे हम लोग एग्जाम्स भी दे सकते हैं, 10th भी पास कर सकते हैं, 12th भी पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं. ये सब हो सकता है, बट हमें टाइम से स्टार्ट करना है काम, और प्रेशर ना बच्चे पे डालना है ना अपने ऊपर डालना है. सबकी जर्नी अलग है, आपकी बेबी की जर्नी अलग है. जरूरी नहीं है कि फुलफिलमेंट और सक्सेस सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट सैलरी या स्पेसिफिक टारगेट जॉब या स्पेसिफिक टारगेट टाइटल हो. ठीक है, सबका सक्सेस अलग तरीके से डिफाइन होता है. मेरे बेबी का सक्सेस इसमें हो सकता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मेरे बेबी का सक्सेस इसमें हो सकता है कि वो अपना ध्यान खुद से रख रहा है ना. तो हमें वो रीडिफाइन करना. ठीक है, ऐसे में जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, अगर जैसे क्या उनमें ऐसी टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं कि अगर कोई छोटी सी बात भी उन्हें लग गई तो या तो वो बहुत गुस्सा होने लगेंगे या बहुत सैड हो जाएंगे, तो ये चीज़ें होती हैं उनमें? 100% तो सब में नहीं कह सकते, बट हाँ ये कॉमनली पाया गया है कि वो लोग, उनका जो हार्ट है बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है, तो वो घुल मिल भी जल्दी जाते हैं, बहक भी जल्दी जाते हैं. जो आप बोलोगे सारे प्लान्स के लिए रेडी रहेंगे हर समय, जैसा बोलोगे वैसा करने के लिए तैयार है. इसलिए स्टार्टिंग में अगर प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस नहीं हुई, न्यूबॉर्न टाइम में मिस हो गया, किसी ने फेशियल प्रोफाइल नहीं आइडेंटिफाई किया, किसी ने आईडी भी मिस कर दिया, तो उनको कभी कभी लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा है, ना परेशान करता है, खुश भी रहता है हर समय, ना रोता है ना कुछ होता है. तो वो वैसी वाली पॉजिटिविटी उनमें होती है, और वो बचपन वाला जो चंचलपन है वो भी रहता है लंबे टाइम तक. और हाँ, अगर बुरा लगेगा तो उन्हें थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है, जैसे छोटे बच्चों को लगता है. तो सेम फॉलो होता है काम. ठीक है, तो जो डाउन सिंड्रोम है इसको मतलब क्या एक लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट में दवाइयों का भी कुछ रोल होता है या सिर्फ थेरेपीज? हाँ, दवाइयाँ देखो, अगर थायराइड डेफिशिएंसी है तो उसके लिए दवाई चलेगी. अगर हार्ट कंडीशन है तो डिपेंडिंग ऑन की क्या हार्ट कंडीशन है, सर्जरी चाहिए या कुछ मेडिसिन चाहिए तो उसकी मैनेजमेंट है. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर कुछ में होता है तो फिजियोथेरेपी है, स्प्लिंट्स हैं उसके लिए, तो वैसे है.
हेयरिंग के लिए यूजुअली थेरेपीज की ही जरूरत होती है, तो अगेन कि टेलर मेड है हर बच्चे के लिए कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। बट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन बेबीज के लिए भी रहता है, ताकि हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बना सकें। राइट। ऐसे में जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, उनमें जो आपने हमें चीजें बताई कि ये सारी दिक्कतें रह सकती हैं, क्या ये समय के साथ ठीक भी हो सकती है या बढ़ती ही रहती है? नहीं, बढ़ने का नहीं है, एक फिक्स्ड चीज है कि मेरे को अगर हार्ट में होल है तो मैं सर्जरी कराऊंगा, करेक्ट हो गया तो दैट इज डन, राइट। थायराइड का इशू है, यूजुअली डेफिशिएंसी होती है, मैंने सप्लीमेंट कर दिया, दैट इज डन। हाँ, ब्रेन का जो आईडी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, थोड़ा लोअर साइड पर आईक्यू है, बच्चे की समझ है कि वो सारी चीजें तो विल लैग बिहाइंड, वो लैग बिहाइंड 10 पॉइंट से कर सकती हैं, 50 पॉइंट से कर सकती हैं, उतने में हम वेरिएशन करा सकते हैं और वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट रहेगा। ओके। अच्छा, एक और कंसर्न रहता है पेरेंट्स का कि पहला बच्चा अगर हमारा ऐसा है कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है, तो क्या चांसेस है कि दूसरा बच्चा भी वैसे ही होगा? तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी ये रिस्क होता है? तो अगर फर्स्ट बेबी हमारा डाउन सिंड्रोम नहीं है कंपेयर टू कि फर्स्ट बेबी डाउन सिंड्रोम है, तो नेक्स्ट बेबी के लिए डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है उस केस में। बट रिस्क ज्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि हम वो लोग रिस्क नहीं ले सकते, हम स्क्रीनिंग अच्छे से कराएंगे। अगर डायग्नोसिस टाइम से पता लग जाएगी तो देन वी कैन डिसाइड वेदर वी वांट टू कंटिन्यू और नॉट। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में कई बार जो प्रेगनेंसी में अगर इस तरह की चीजें पता चल जाती हैं कि हाँ हमारे बच्चे को है, तो है ऐसा कुछ कि हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? वो कलेक्टिव डिसीजन होता है डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स, क्योंकि डाउन सिंड्रोम देखो हार्ट डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर तो बड़ा लीथल डिजीज है, हार्ट डिजीज लीथल है जिससे कि हमारी लाइफ ही एंडेंजर्ड हो रही है, तो देन देयर इज नो डाउट, वो तो देन मेडिकल टर्मिनेशन के लिए ही एडवाइस किया जाता है। अगर वो नहीं है और हमें सिर्फ ये है कि ट्राइसोमी ही है 21, तो देन इट इज अ कलेक्टिव डिसीजन डिपेंडिंग ऑन कि हाँ बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है, बाकी क्या पैरामीटर्स हैं, द फैमिली हैज टू डिसाइड, द गायनेक हैज टू डिसाइड। अगर हमारे लॉज भी हैं मेडिकल टर्मिनेशन के लिए, तो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया अगर फिट हो रहे हैं तो देन दैट कैन बी ऑफर्ड। वो क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहे हैं तो मेडिकल बोर्ड के पास जा सकते हैं, जो हमारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में बैठता है, टू डिसाइड ऑन वेदर दिस केस मेरिट्स अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और नॉट। तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, तो आपको बट डिस्कस करना पड़ेगा आपके गायनेक के साथ। डाइट और न्यूट्रिशन का कितना रोल होता है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में? हाँ, बच्चों के देखो एज अ होल ही बच्चे ग्रोइंग एज है हमारे बच्चों की, तो वो डाइट और न्यूट्रिशन तो है ही, बट क्यूरेटिव नहीं हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि हाइपोटोनिया है, मेरी मसल्स अच्छे से नहीं वर्क कर रही हैं, तो मसल डेवलपमेंट के लिए मुझे प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा। गट इश्यूज हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा, ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी तो नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, तो उस हिसाब से डाइट ऑल्टर करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में सॉलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो जब वीनिंग का टाइम है तो अगर बाकी बच्चे पेस्ट लाइक ले रहे हैं, इनको हो सकता है प्यूरी लाइक या लिक्विड लाइक देना पड़े। तो वो थोड़ी ऑल्टरेशंस हर बच्चे के लिए स्पेसिफिकली अलग हो सकती हैं, बट इनको भी ग्रोथ के लिए अच्छे कार्ब्स, अच्छे प्रोटीन्स, अच्छे फैट्स चाहिए। तो वो कीपिंग इन माइंड कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी है, खाने में प्रॉब्लम्स है नहीं है, इंटरेस्ट कैसा है, तो उस हिसाब से एक मुझे बैलेंस डाइट बनाना है। इसमें है कुछ ऐसा कि डाउन सिंड्रोम है तो बच्चों को ये खाने की चीजें ना दें? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और कुछ चीजें जो हेल्प कर सकती हैं? हेल्प तो वही न्यूट्रिशियस हमारे लिए जो चीजें हैं कि प्रोटीन्स अच्छे मिलने चाहिए, मसल ऑलरेडी काम नहीं कर रही है, तो बहुत ज्यादा एट्रोफी ना हो, मसाजिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिजियोथेरेपी का रोल है, और कार्ब्स एनर्जी के लिए चाहिए, गुड फैट चाहिए ताकि हमारे नीज, स्किन, वो सारी चीजें अच्छे से डेवलप हो सके। जो थेरेपीज का आपने हमें बताया, तो इसमें ऐसा है कि अगर एक बार हमने थेरेपी शुरू कर दी तो वो भी लाइफ लॉन्ग करनी पड़ती है? हाँ, जितना बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो बच्चे बहुत बारी अगर इंडिपेंडेंट हो गए, थोड़ा सा अडल्ट बन गए, प्लास्टिसिटी आ गई, एंड यू फील कि हाँ अब सारे काम खुद से हो रहे हैं, तो दम वी कैन गो बैक ऑन इट। बट एक कंटिन्यूअम है, तो वो टीन्स तक तो चाहिए ही होता है। टीन्स के बाद फिर समझ आ जाता है कि हाँ अब वी कैन कम डाउन ऑन दिस, मे बी वंस अ मंथ यू कैन डिस्कस विद योर फिजियोथेरेपिस्ट कि मेरे को ये मसाजेस करनी है, ये चीजें करनी है। तो ऐसा नहीं है कि डेली रूटीन में जाना है, और वो टीन्स तक भी नहीं जाना है, मे बी वंस अ मंथ, वंस इन 3 months दे विल टीच यू। पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो आप घर पे करते रहिए। तो वैसे तो एज के साथ डाउन सिंड्रोम के जो बाकी फीचर्स या सिम्टम्स है वो बढ़ते ही रहते हैं, या अगर हम बच्चों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करें या पेरेंट्स अच्छे से उस चीजों को मतलब समझना, बच्चों को सिखाना सीख ले, तो थोड़े कम हो सकते हैं या थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है? हाँ, इंटरेक्शंस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आती है, बट एकदम नॉर्मल होना, वो अब नॉर्मल की डेफिनेशन मैंने ये बताया ना कि जैसे सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग है, तो नॉर्मल की डेफिनेशन भी अलग है। मैं ये बोलूं कि हाँ एक बेबी को डाउन सिंड्रोम है और वो
जो मैं काम 100% सारे कर रहा हूँ वो 100% वो परफॉर्म करेगा, तो वो दैट इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑन माय पार्ट। तो वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। हमारे लिए सक्सेस क्या डिफाइन करेगा कि बच्चा इंडिपेंडेंट है, अपना ध्यान खुद से रख रहा है, जो बेयर मिनिमम एजुकेशन में प्रोवाइड कर सकता हूँ वो कर रहे हैं, और उसके ऊपर अ लॉट ऑफ डाउन सिंड्रोम किड्स एंड अडल्ट्स अर्न फॉर देमसेल्व्स आल्सो, तो वो भी हो सकता है। तो हम लोग वो टारगेट्स रखें और वो टारगेट्स अचीवेबल है। ओके अच्छा, ऐसा है कि सोसाइटी में या इंस्टीट्यूशन में आज के समय में या कम्युनिटी में डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए कुछ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं कि हाँ वहाँ वो बच्चे जा करके अपने तरह के लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें एक फील वैसा ना हो कि हम बाकियों से अलग हैं, हमारे जैसे ही बच्चे यहाँ पर है? हाँ बिल्कुल है, डाउन सिंड्रोम के लिए तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और काफी टाइम से है। और अब स्पेशल स्कूल्स, हमारे इंटरवेंशन सेंटर्स दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे हैं। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस भी बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो हम लोग कनेक्ट बहुत इजीली करा देते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स बन जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है वो, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो प्रॉब्लम्स वो आपस में समझ के सॉल्व कर लेते हैं वो हम लोग भी समझ के नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स वगैरह है? हाँ बिल्कुल है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर है, बहुत सालों से चल रहा है। डॉक्टर मोनिका जुनेजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो है फैसिलिटी। बाकी एम्स सब जगह है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट है। बट हमारा देश क्योंकि पॉपुलेशन इतना है बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वहां पर आपको लगेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्वालिटी में कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो हेल्प के रास्ते बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आज की डेट में ऐसा आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम लोग अब क्या करें, हमारे से तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, यहाँ पे ना कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाते और कई बार बच्चों को नॉर्मल स्कूल में ही भेज देते हैं। वहां पे वो बच्चा बुलिंग का शिकार हो जाता है। जब वो देखता है कि मैं बाकी बच्चों की तरह वो चीजें नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो उसको अंदर से भी थोड़ा सा इमोशनल एक गिल्ट महसूस होता है। तो वो बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। और जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि इन बच्चों में इमोशनल भी मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो वो लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो एक सिंपल एडवाइस है कि आप बच्चों को प्ले स्कूल, प्ले ग्रुप या कन्वेंशनल स्कूल में डालने से पहले अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, आप आपके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से या पीडियाट्रिशियन से बात करो, उनसे पूछो कि हमारा जो अभी डीक्यू है, डेवलपमेंटल कोशेंट कहते हैं उसको, डीक्यू के हिसाब से मैं नॉर्मल स्कूल में बच्चे को डाल सकती हूँ या नहीं। ठीक है, और वो जवाब जो मिलेगा उसी को फॉलो करना है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में क्या कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी होती हैं कि वो कुछ चीज में बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं? स्पेशल एबिलिटीज तो हर किसी में हो सकती हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम के लिए भी है वो और नॉर्मल बच्चों के लिए भी है। तो हमें वो नर्चर करना है और ढूंढना है। तो आपको दिख रहा है कि बच्चा किसी चीज में इंटरेस्टेड है, तो वो उसको एनकरेज करो। बिल्कुल। ये तो ऐसे कुछ और 4-5 टिप्स है जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा डाउन सिंड्रोमिक है तो आप क्या क्या चीजें देख करके उसको और मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ शायद मेरा बच्चा इसमें अच्छा है, तो चलो मैं इसी में उसको आगे बढ़ाता हूँ। वो बहुत अच्छे होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, आप जिस तरीके से उनको बोलोगे ना, इतने अच्छे होते हैं कि हर समय हर बात मान जाएंगे आप। अरे वाह। तो आपको दिख रहा है कि हमने 5 चीजें ट्राई करी, ये 5 में से इनको इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, या ये ड्राइंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, या पेंटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, या सिंगिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, या मतलब सिंपल गेम्स ही अच्छे से खेल रहे हैं, तो उसी चीज में आप बच्चे को बढ़ाओ। बट यूजली ये क्रिएटिव परस्यूट्स इजीली कर पाते हैं क्योंकि मसल टोन मेरी कम है, तो बहुत ज्यादा एथलेटिक स्पोर्ट्स और इन चीजों में तो नहीं बच्चे एक्सेल कर पाते। बट क्रिएटिव परस्यूट्स में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, स्टोरी टेलिंग में, सिंगिंग में, वो सब चीजें कर सकते हैं। तो आपको जब दिखे कि हाँ हमारा बेबी इस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसको एनकरेज करो और रिजल्ट्स देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। परफेक्ट है। बस जाते जाते हम चाहते एक बार ये बता दीजिए आप कि आज के समय में जेनेटिक काउंसलिंग कितनी ज्यादा जरूरी है सो दैट डाउन सिंड्रोम को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन्स के साथ साथ और भी बहुत सारी ट्राइसोमीज हैं जिन डिजीजेज में जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा होता है। कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो बिल्कुल जानलेवा होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। तो आज की डेट में एक बार आप प्रेग्नेंट होते हो, कंसीव करते हो, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हो, देयर आर फिक्स शेड्यूल्स कि ये चीजें तो होनी ही है, ये जेनेटिक टेस्ट की स्क्रीनिंग होनी है, ये अल्ट्रासाउंड होनी है, ये मेडिसिन चलनी है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को। सब चीजें फिक्स्ड हैं। बस आप भरोसा रखो आपके पीडियाट्रिशियन में, आपके गायनेकोलॉजिस्ट पे, ऑब्स्टेट्रिशियन में, कि जो चीजें वो कह रहे हैं करने के लिए वो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए नहीं। परफेक्ट है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हैं तो कैसे उनके साथ डील करना है बच्चों के साथ वो भी हम
जान सकते समझ सकते हैं। तो इस सेशन के जरिए आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया डॉक्टर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और इस टॉपिक पर इतनी अच्छी चीजें हमें बताने और समझाने के लिए, सो दैट ऑडियंस में भी अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मेगा, इट वाज अ वेरी एनरिचिंग सेशन। थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, सो दैट डाउन सिंड्रोम को लेकर के बाकी लोगों में भी अवेयरनेस बढ़े। अगर आपके मन में भी कोई और सवाल रह गए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम अगला जो टॉपिक है वो किस तरह की हेल्थ वाले जो टॉपिक्स है उस पर बनाए, पॉडकास्ट हम किस पे क्रिएट करें, तो उसके सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।